स्वागत है। अब हम रेगुलर जो सेशन था उसको हम कंटिन्यूएशन के अंदर में लेकर के आएंगे वन बाय वन। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है, जब इंटेलेक्चुअल टॉक होगी, वहाँ से जो विचार निकल कर के आएंगे, उससे निश्चित तौर के ऊपर पे जो एक्चुअल इसके पीछे का रीज़न है कि एक मैसेज जाना चाहिए और इंडस्ट्री का भी मैसेज इसको लेकर के जाना चाहिए। जैविक खेती, ऑर्गेनिक इंडिया की तरफ एक कदम, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर पे हम एक एक करके टॉपिक्स को उठाएंगे और उसके ऊपर पे सभी इंडस्ट्रीज के लोगों की हम बात सामने लेकर के आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सेशन की। यहाँ पर इस समय पर इस डिस्कशन के अंदर में मेरे साथ जो शख्सियत शामिल हो रही हैं, मैं सबसे पहले उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर पे रवि गुप्ता जी हैं। आप रेणुका शुगर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपका स्वागत है। के शर्मा साहब हैं, आप डॉक्टर के शर्मा लिखते हैं और साथ ही आप साइंटिस्ट हैं, एमडीएच फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ में अभिषेक पोदार जी हैं, आप एमडी हैं नैनी एग्रो से, आपका स्वागत है। और साथ ही मानस जी हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं, आप एग्रो स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी काम कर चुके हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर में। इसके साथ ही मेरे साथ में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पे डॉक्टर अजय शर्मा हैं, आप राइस एक्सपर्ट हैं और ऑर्गेनिक राइस के ऊपर पे काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, आपका स्वागत है, आप जयपुर से आए हैं, आप फ्लोर फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल है, चूंकि ऑर्गेनिक इंडिया, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 1 करोड़ फार्मर्स को हमें ऑर्गेनिक करना है और उनकी जो जोत है उसको ऑर्गेनिक करेंगे, लेकिन वहां पर चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंज नंबर 1 रिसोर्सेज की कमी है। चैलेंज नंबर 2, जब वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता है किसान, तो उसके प्रोडक्शन एकदम से फॉल करता है और वो फॉल जो है वो कोई 25% या 30% का फॉल नहीं है, अराउंड 50% से ज्यादा का वो फॉल हो जाता है। तो वो जो लॉस है उसको, उस लॉस को कैसे वो कवर करे, उसका कोई दृष्टिकोण नहीं है। तीसरा, चूंकि कॉरपोरेट्स यहां पर मौजूद हैं, क्या वो प्रीमियम देने के लिए उनको तैयार हैं ताकि उनका लॉस जो है वो कवर किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन रवि जी मेरा आपसे, जैविक खेती बड़ा सुनने में भी ठीक लगता है, हमें लगता है, क्योंकि मैंने अभी पीछे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक वक्तव्य भी पढ़ा और साथ ही साथ एमएस स्वामीनाथन जी की मैंने रिपोर्ट स्टडी की। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी की जब मैं रिपोर्ट स्टडी कर रहा था तो एक चीज मैंने ये पाई कि जो फूड है वो बेसिकली फूड को हथियार के तौर के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो। अब प्रोडक्शन को अगर आपको इंक्रीज करना है तो केमिकल्स हैं, और अगर आप केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे तो वही मिसाइल जो है वो आपके उल्टा आकर के लगेगी, जो हमने 1965 के अंदर में देखा, जब अमेरिका का आपके ऊपर पे दबाव था, जब आपकी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी। क्या आपको लगता है कि 2030 तक जो $100 बिलियन का जो हम सपना देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक इंडिया से पूरा हो सकता है, जैविक से पूरा हो सकता है? आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है। क्या है कि हर चीज के अलग अलग पहलू हैं और हर चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक जैविक खेती की जरूरत नहीं है, जैविक खेती की भी जरूरत है। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया का 180 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो हम डबल क्रॉपिंग करके उसको 220 मिलियन तक ले जाते हैं, और हमारी 140 करोड़ की जनता, और आज के दिन हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं विदेशों से क्योंकि हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, तो सब कुछ जैविक होना, मुझे ऐसे लगता है कि उतनी प्रोडक्शन नहीं आ पाएगी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट खुद मीट कर रहे हैं। लेकिन हमें जरूर जैविक खेती की जगह जहां जहां हम जा सकें जरूर जाना चाहिए। आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज जो जैविक खेती में है, जो मनचंदा जी आपने बताया, वो है फार्मर्स की वायबिलिटी। आज के दिन जब उसका जो प्रोडक्शन है वो समझो मोर और लेस 67%, 1/3 प्रोडक्शन जो है उसका कम हो जाता है। क्या उसको हम वो प्राइस दिलवा सकते हैं? राइट? क्या उतनी वो प्राइस एक्स्ट्रा ले सकता है? और जैविक खेती हम किसके लिए करें?
क्या अपने लोगों के लिए करें या विदेशों के लिए करें। विदेशों में हर जैविक खेती की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत है। यूरोप आज के दिन डबल प्राइस देता है, यूएस डबल प्राइस देता है, लेकिन इंडिया में क्या चाहिए, इंडिया में क्या चाहिए कि हमें फार्मर्स को जो जैविक खेती कर रहे हैं उनमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अब जैविक खेती में क्या हो रहा है कि ज़्यादा मार्जिन जो है जो बीच के एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो कमा पाते हैं, फार्मर नहीं कमा पाता। क्यों नहीं कमा पाता? क्योंकि उसको ये सब कुछ ज्ञान ही नहीं है कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो अप करने हैं। अब वो डिपेंडेंट है जो आदमी जो दिल्ली में बैठा है, जैसे शहरों में बैठा है, जिसने इस चीज़ पे नॉलेज कर रखी है, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो फार्मर के पास उसकी रियलाइजेशन जो है ऑर्गेनिक की नहीं जाती है। और दूसरा मेरा ये मानना है जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए हमें सरकार से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन चाहिएगा। जैसे यूपी में एक स्कीम है ओडीओपी, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ओपीओडी। तो ऐसे ही हमें जैविक खेती के लिए डिस्ट्रिक्ट्स या क्लस्टर बनाने पड़ेंगे जहां हम पूरी की पूरी जैविक खेती बड़े बड़े एरिया में करें, ताकि वहां की जो प्रोड्यूस है वो मशहूर हो पाए कि भाई इस एरिया में जितना भी कुछ होता है वो सब ऑर्गेनिक है। आप जीआई की बेसिकली पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चैलेंज आता है, मैं शर्मा जी की तरफ लेकर के जाऊंगा। शर्मा जी, एक बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के अंदर में। चैलेंज ये है कि जब इंडस्ट्री गवर्नमेंट मंडी से प्रोड्यूस परचेज करती है, और करती तो गवर्नमेंट मंडी से है, अब उसमें पेस्टिसाइड होता है, ट्रेसेबिलिटी है नहीं। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कोई शायद ऐसी मंडी नहीं है जहाँ पे फार्मर की क्रॉप आए और विद इन 24 आवर्स आपको उसकी पूरी लैब रिपोर्ट मिल जाए और उसमें यह बता दे कि कितना कितना पेस्टिसाइड कंटेंट जो है वो कितना कितना अवेलेबल है, ताकि उसको एक्सपोर्ट के लिए अलग किया जा सके। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? चूंकि जब माल यहाँ से एक्सपोर्टर्स का विदेशी धरती पर लैंड करता है और वहाँ रिजेक्ट हो जाता है तो दोहरी मार पड़ती है। एक कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन जाती है, एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, प्राइस जब डाउन जाते हैं तो फार्मर्स को नुकसान होता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पेस्टिसाइड आता कहाँ से है। पेस्टिसाइड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है वो परमिट करती है, वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है किसी कंपनी के लिए किसी पेस्टिसाइड को कमर्शियल यूज़ करने के लिए। वो कमर्शियल यूज़ करने के लिए जब तक वो कमर्शियल यूज़ होता है उससे पहले उसकी गहन जांच होती है कि किस फसल पे, किस बीमारी के लिए, किस कीड़े के लिए कितना उसको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद हमारे को फसल की कटाई कितने दिन बाद करनी है। जो फसल की कटाई है वो होती है एक तरह से प्री हार्वेस्ट इंटरवल या वेटिंग पीरियड इसको बोलते हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपने दवाई सही तरीके से एज पर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपने इस्तेमाल करी है तो उसका रेजिड्यू एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट जो उसकी अधिकतम सीमा है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है, उससे कम होगा। तो ये एक फार्मर्स को एजुकेट करना है। ये तो हो गई हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात। नंबर 2, आपने कहा कि अगर कोई धान है या कोई और स्पाइसेस कमोडिटी है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती है, अब जो रिजेक्शन हो रही है, जो हम इतनी बात कर रहे हैं, जीरा 70,000 से 18,000 रुपए आ गया, भाई क्यों आया? किसी ने कोई जांच करी उस जीरे की, उसमें क्या इशू था, कौन सा पेस्टिसाइड था, उसकी हमारी कितनी एमआरएल है, इंपोर्टिंग कंट्री की कितनी एमआरएल है? तो जब तक कोई जांच ही नहीं करेगा तब तक को कैसे पता लगेगा उस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। और वो जो अगर कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्टिंग कंट्री की भी वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं फूड सेफ्टी की, कि अगर मेरा चावल दुबई में जीसीसी कंट्री में जा रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे स्पाइसेस यूरोप में जा रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मेरी फूड कमोडिटी यूएसए में जा रही है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये तो एक्सपोर्टर को देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन सी कमोडिटी किस कंट्री में भेज रहा है और वहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जांच करनी बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और इंडिया में FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो यहाँ पे रेगुलेट करती है, MRL जो मॉनिटर करती है।
और एमआरएल फिक्स करती है कंज्यूमर सेफ्टी के लिए। अभी सुबह से जो बात कर रहे थे हम लोग कि भाई रेजिड्यू है, जहर है, जहर है, जहर है। देखिए जहर को पहले, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा जहर है क्या। व्हाट इज पॉइजन? एवरीथिंग इज पॉइजन। पॉइजन वो होता है जो एक पर्टिकुलर डोज से ज्यादा कंज्यूम करता है, दैट इज पॉइजनस। एक कटोरी दाल में आप एक चुटकी नमक डालेंगे तो वो ठीक है, अगर एक कटोरी दाल में 2 चम्मच नमक डालेंगे तो वो पॉइजनस हो जाएगी। इट डजंट मीन कि नमक पॉइजनस है। सो बेसिकली ऑल पेस्टिसाइड हैव देयर एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, और उसकी एक एमआरएल होती है। अगर उस एमआरएल से कम है तो दैट फूड कमोडिटी इज सेफ टू द कंज्यूमर। बाकी एक मेरा भी लेक्चर होगा इस डिस्कशन के बाद, तो मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। जी शुक्रिया। जी पोदार साहब, चूंकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एफएसएसएआई है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम चेक करती हैं कि प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्वालिटी है। बेसिकली वो डब्बा बंद क्वालिटी है, लेकिन जब फार्मर लेकर के आता है उसको कौन टेस्ट करता है? दूसरी चीज़, एक बड़ा ही विचित्र मैंने इंसिडेंट ये देखा है कि आपके प्रोड्यूस जब विदेशी धरती पर लैंड होते हैं तो वहाँ की सरकार आपके प्रोडक्ट के कंटेनर से उसको निकाल करके टेस्ट करती है कि ये हमारी कंट्री के लोगों के लिए ईटेबल है कि नहीं है। वो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसको वहीं डंप कर देती है। क्या हिंदुस्तान के अंदर में क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि वहाँ से कोई बाहर से सामान आए, यूएस से कोई एग्री प्रोड्यूस आ जाए, उसका रॉ मटेरियल आ जाए, वो टेस्ट हो और वो रिजेक्ट हो जाए? जैसे शर्मा जी ने भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि पेस्टिसाइड इज बिकमिंग अ बिग कंसर्न। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग क्लोज टू 1.6 million tons of spices abroad to the value of 40,000 crores, जिसमें अभी ये इंडस्ट्री जो है it is still not aware of all the good practices and other things which the government is helping, and also the modern trade practices which are happening across the globe. जैसे आपने बोला अभी इंडिया में भी एफएसएसआई इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, इनफैक्ट हमारी लॉ जो है इज अमंग द स्ट्रिक्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी जो भी कंटेनर श्रीलंका से आई या म्यांमार से आ रही है, वियतनाम से आ रही है, इंडोनेशिया से आ रही है, उनका भरपूर टेस्ट होती है, और जब रिजेक्शन होती है वो रिजेक्ट करते ही हैं। तो पहले ये ऐसा नहीं होता था। यानी अभी हमारे सामने ये नहीं आई, मीडिया को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वो रिपोर्ट्स लेकर के आनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज वेल। पहले से अभी क्वालिटी को लेके सब के सब अभी अवेयर हो चुके हैं, एंड मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक everybody will be going into pest free material. अभी आपको इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट क्या नजर आता है? नहीं, अभी जैसे ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के हिसाब से अभी अलग अलग विषय में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके माध्यम से आप देखें तो बहुत सेल्स डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन स्पाइस रिक्वायरमेंट है इज ओनली बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, इट्स ग्रोइंग 10 to 15%. ओके मानस जी, जैविक खेती बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और सरकार भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं, लेकिन किसान अपने लिए तो जैविक करता है। अगर उसके पास 10 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ में खुद के लिए उगाएगा, कहेगा कि जी ये मेरे घर के लिए है, और बाकी 9 एकड़ जो है वो बाहर के लिए है, बेचने के लिए है, उसमें वो भरपूर पेस्टिसाइड डालता है। ऐसा क्यों? ये पूरा सही नहीं है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, पहले परिचय बता देता हूँ कि मैं प्रधान बोल के जो नेशनल लेवल एनजीओ है वहाँ से हूँ, और हम लोग पिछले 42 साल से रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोट करते हैं ऐसे एरिया में जैसे सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट में, जहाँ द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इंडिया हैज़ सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स इज़ मिनिमम। तो ऐसे एरिया में हम लोग काम करते हैं जहाँ फर्टिलाइजर यूज, जहाँ पंजाब में 250 टन पर हेक्टर है पर ईयर, 250 kg नॉट टन, और वहाँ वो आदिवासी एरिया में 70 है। तो वहाँ यील्ड भी उस लेवल में पहुँचे नहीं है। तो वहाँ हम लोग रीजनरेटिव, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट टर्म, आई विल एक्सप्लेन दैट, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रमोट करके यील्ड बिना कम होते हुए और कोई केमिकल यूज किए बिना सॉइल को इम्प्रूव किए हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है, इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली प्रोडक्टिव।
क्योंकि नहीं इक्वल रहा है, घटा नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में। तो एक तो है इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली प्रोडक्टिव, एटलीस्ट इन पंजाब जैसे एरिया में, एंड इट इज द 8th एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। हाउएवर इट इज अलार्मिंगली एक्सट्रैक्टिव। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात करते नहीं है, जो तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर प्रमोट किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो 1% से लेके सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को ले आया है 0.3% एवरेज। फॉरेस्ट एरिया में फिर भी 0.5 से अबव है, जो एरिया में हम लोग काम करते हैं। बाकी तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर बिहार ये सब एरिया में 0.3% आ गया है। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल टू बी हेल्दी। इट्स एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर हेल्दी सॉइल। तो क्यों हुआ है? बिकॉज हम लोग पूरा फार्मर्स को एक्सटर्नल डिपेंडेंट बना दिया। दैट इज अगेन अनदर रीजन फॉर फार्मर सुसाइड। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिपेंडेंट कराए हैं देन बिल्डिंग लोकल सप्लाई चेन। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सो सॉइल हैज टू बी सीन एज ए लिविंग सिस्टम। हम लोग उसको खाली देखते हैं एज ए मीडियम टू ग्रो क्रॉप्स। द वे वी वांट बायोडाइवर्सिटी अबव द सॉइल, biodiversity is equally important below the soil. So when I say life in the soil, it is not only one type कि आपने क्या PSP दे दिया एक टाइप का हो गया, नहीं। हमें फंजाई चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया भी तरह तरह के, एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, प्रोटोजोआ चाहिए, नेमाटोड चाहिए, अर्थवर्म चाहिए, सब कुछ चाहिए। If we can ensure that, the change in difference between conventional and this system is that conventional system में input requirement increases, क्योंकि सॉल्ट डिपॉजिट कर रहा है, हार्डनिंग हो रहा है सॉइल, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इन दिस इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन बिकॉज ग्रेजुअली द सॉइल विल बिकम हेल्दी। तो इनिशियली बिकॉज वी हैव यूज्ड केमिकल्स फॉर सो मेनी years, the microorganism population has drastically reduced, or it has become nil, not nil, reduced. So to have that population, we have to put some bio inputs. So that is why some investments will be there in the beginning, but gradually it will reduce once the soil becomes healthy. माइकोराइजा बोल के एक फंजाई है, वो अगर आपके सॉइल में है तो आपका 10 मीटर नीचे का पानी भी अवेलेबल करा देगा, सो इट कैन विथस्टैंड ड्राई स्पेल, सो इट विल बी मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट आल्सो। सो बायो इनपुट्स आर नॉट ओनली टू फीड क्रॉप्स, दे आल्सो इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलिएंस। इसी में मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम कार्बन क्रेडिट के लिए उपयुक्त है? ये उसमें ज़्यादा अर्निंग होगी या फिर ये जो खेती से ज़्यादा इनकम होगी? इससे इनकम होगी, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। यस, कार्बन क्रेडिट, बिकॉज मैं वही बोल रहा था, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 में आ गया है और 1 में ले जाने, क्योंकि 1 था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्चुअली 1.5 तक भी ले जा सकते हैं। सो इफ वी प्रोमोट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, दैट मीन्स इफ वी कम अप विथ प्रैक्टिसेस दैट विल नॉट ओनली इंक्रीज yield but also will increase soil health, that is the right approach. How can you erode the base to earn something? तो बेस हैज टू बी स्ट्रेंथेन। तो इसीलिए रूजवेल्ट उस जमाने में बोले थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट 1940 में, कि ए नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। बिल्कुल। अजय जी, आपसे सवाल है, वर्जिन लैंड, क्या आपको लगता है वाकई में वर्जिन लैंड को कन्वर्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर? क्या उसके ऊपर पे इनपुट कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी, रादर देन कि जो लैंड अभी एग्रीकल्चर है उसी को हम इंप्रूव करें? जैसे कि मानस जी बता रहे हैं कि उसकी सोइल को अगर हम इंप्रूव कर दें, वाटर क्वालिटी को अगर इंप्रूव कर दें, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एनवायरनमेंट जो है हम वो प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर को, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा और उस पर लागत भी कम आएगी। मनचंद्र जी, थैंक यू। खाना खाने के बाद वैसे भी आवाज कम हो जाती है, तो इसको है ना समझने के लिए थोड़ा सा, उस समय लोग थे आए हुए थे, उनको जल्दी जाना था, तो बोलने का मौका इतना मिला कि बीच बीच में से छोटा छोटा बोला। ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई, ये प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन से शुरू हुई, उससे पहले US FDA से शुरू हुई थी, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू का वो नहीं था। आई एम ए फर्स्ट बैच ऑफिसर ऑफ टू इम्प्लीमेंट US FDA इन इंडिया इन राइस।
तो वी स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स, दे टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स, FAO चैप्टर। USFDA में जो प्रॉब्लम थी, आज भी जो प्रॉब्लम है, वो पेस्टिसाइड की इतनी नहीं है जो एक्सटीरिया के वगैरह की और चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये लेट 80s के अंदर हम यहाँ से ब्राउन राइस जाता था और अच्छा जाता था, काफ़ी क्वांटिटी जाती थी। सडनली EU ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई और शोर मचा कि हिंदुस्तान से अब चावल जाना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जाता रहा। जब जाता रहा तो हमारा शेयर बढ़ता गया। जब शेयर बढ़ने लगा तो उन्होंने वो और MRLs की जो लिमिट्स हैं वो 4-5 दफ़ा बढ़ाई। इसके बाद हमारा एक्सपोर्ट ऐसा हुआ कि 2 साल पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने ना सारा ले लिया। अब आप पेस्टिसाइड को समझिए पहले, वर्जिन लैंड तो उससे रिलेटेड है। पेस्टिसाइड हिंदुस्तान में आज भी पेस्टिसाइड लॉबी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी मनमानी करती है। कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं हिंदुस्तान में अभी यूज़ हो रहे हैं जो दुनिया में बैन है, और हिंदुस्तान के अंदर लाइसेंसिंग पॉलिसी इतनी घटिया है कि उनको लाइसेंस दे नहीं रखे, फिर भी वो बनाकर बेचते हैं और खुलेआम बिकते हैं। पंजाब जो है उसका सबसे बड़ा शिकार है। प्रोडक्टिविटी ये करके सारा ज़मीनों का सत्यानाश किया हुआ है। इवन 10 साल में ये हो गया है कि किसान को भी कैंसर हो गया। एक गाड़ी जाती है, अभी रेफरेंस था, बीकानेर जाती है और उसको कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। तो एक इस टाइप के जो पेस्टिसाइड हैं वो खराब कर रहे हैं। दूसरी टाइप के पेस्टिसाइड ऐसे हैं कि जो यूज़ इन कंट्रीज़ के लिए या कुछ कंट्रीज़ में यूज़ नहीं होने चाहिए, वो भी अभी है ना फार्मर्स को पुश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज। तीसरी प्रॉब्लम ये जो है कि जितना 20 ml आपको 20 लीटर्स में डालना है तो पहले ही बोलेगा 20 लीटर से भाई साहब कुछ नहीं होगा, इसको 50 ml कर दो। किसान पड़ोसी से पूछेगा, वो झूठ बोलेगा मैं 60 डालता हूँ। तो ये मैं आपको, मेरी 5 साल की फील्ड में रिसर्च है, 70,000 फार्मर्स को मेरी टीम हर साल मिलती रही है, स्टोरी नहीं है। और हमने 5 लाख फार्मर्स को मिला है और हमने सब चीज़ टेस्ट कराई है यूरोपियन यूनियन लैब से, यूरोफिन से और यूरोका से। हमारे पास इसकी टोटल, क्योंकि अपने यहाँ पर क्योंकि बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है अजय जी, मैं इसी के अंदर में ही आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस चीज को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उससे प्रोडक्शन के ऊपर पे इफेक्ट पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, देखिए क्या है, द लास्ट ये है कि जो कंट्रीज ज़्यादा शोर मचाते हैं, जिनके MRLs लोग कहते हैं कि अचीव नहीं हो सकते, और ये बिजनेस पाकिस्तान पर चला गया 2 साल में, वो वापस हमारे पास लास्ट ईयर आ चुका है। हमने जो जगह ली, मध्य प्रदेश ली, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी, जहाँ किसान और हमारी गवर्नमेंट सुन रही थी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। और वो प्रोजेक्ट भी छोटी मोटे नहीं है, प्रोजेक्ट भी करीब 6 लाख एकर्स के ऊपर है। और उसमें किसान भी मान रहा है, मिलर भी मान रहा है जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, और वो पेस्टिसाइड वाला भी मान रहा है। आप वहाँ जाके प्रोजेक्ट का पेस्टिसाइड मांगे तो वो किट वही देता है, और उतना ही यूज़ कर रहे हैं। और करीब 6 लाख टन अमेरिका, यूरोप और EU में जा चुका है। यानी कि हमको जिस कंट्री के अंदर जो लिमिट्स चाहिए, हमको उस पेस्टिसाइड को उतना यूज़ करना है। और डिफरेंट जो टाइम्स हैं कि फसल के कब 3 स्टेज पे यूज़ करना है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अब वर्जिन लैंड की बात आई, अब हमने ये वाला तो हमने अचीव कर लिया है,
6 लाख एकड़ हमारा वहाँ पर है और 3 लाख एकड़ हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी में है। आपको आश्चर्य होगा, एक वेस्टर्न यूपी के अंदर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको लोग कभी कंसीडर नहीं करते थे, इटावा का नाम है। हम वहाँ पर गए तो पता लगा कि एक पूरी मंडी की मंडी ही बगैर किसी एफर्ट के है ना इसके ऊपर काम कर रही है। अब नेक्स्ट आता है वर्जिन लैंड्स। वर्जिन लैंड्स वो हैं जहाँ पर कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा मानना ये है करीब करीब इसका कम से कम 20 गुना ऐसा है कि किसान के पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो फर्टिलाइजर खरीद के डाल सके। हमको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हम जो वर्जिन लैंड की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें उनको आइडेंटिफाई करें। हर वो लैंड जो है वो किसान विकास केंद्र से जुड़ी हुई है और लैब्स हैं, सब कुछ है हमारे पास। उससे पहले स्टार्ट किया जाए और जो अब मॉडल चल रहा है यूरोपियन यूनियन वगैरह के लिए उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। तो हमारे को इतनी वर्जिन लैंड अगले 4-5 साल में मिल सकती है जिसमें मैं 10,000 करोड़ का क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन धर्मेंद्र जी आपसे है। जैसा कि अभी अजय जी ने कहा, क्या आपको वाकई में लगता है कि आज ठीक है, चाहे छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, चूँकि आप तो फ्लोर मिल्स चला रहे हैं, किसानों के साथ में रोज रूबरू होते हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि जो छोटा किसान है उसकी वो चाहे उसके पास पैसे नहीं है पेस्टिसाइड खरीदने के, लेकिन पास वाला जो किसान है उसकी लैंड बड़ी है, वो जब पानी देता है क्या उसका इफेक्ट उसके पास वाली लैंड के ऊपर पे नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितना इम्पैक्ट दिखता है? और ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं? नमस्कार जी, मैं रोलर फ्लो मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ये संस्था 80 साल पुरानी है और हमारे लगभग 2,500 मेंबर अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं जो कि रोज़ आम आदमी की ज़रूरत आटे की पूरी करते हैं, गेहूं को प्रोसेस करते हैं और उससे आटा, मैदा, सूजी आदि बनाते हैं। और हमारा किसानों से डायरेक्ट नाता है, माने हम लोग डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं। हम उनसे उपज खरीदते हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे माल खरीद के हम उसको प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। तो हमें जायज़ है, छोटे बड़े हर तरह के किसानों से हमारा वास्ता पड़ता है। अभी जो बात आपने कही कि छोटे किसान और बड़े किसान की, मुझे ऐसा लगता है ये जो छोटे बड़े का भेद है, ये भेद बहुत ही गलत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट छोटे किसान पे ज़रूर आता है और बड़ा किसान अपनी खेती को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करता है। इसके लिए मुझे लगता है जो सबसे बड़ा, आपने एक बात मुझे जो नज़र आती, जो मैं देख रहा हूँ हमारे कई स्टेट्स में, कि जो लैंड होल्डिंग है, जो लैंड सीलिंग एक्ट है 12.5 एकड़ का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। एक तो 12.5 एकड़, उसके बाद उसके अगर 2 भाई हैं तो 6.25 एकड़, 4 भाई हो तो और बंटवारे करते करते बहुत छोटी ज़मीन हो जाती है और वो नॉन वायबल हो जाती है खेती के लिए। ऐसे में उस एक्ट में अमेंडमेंट लाना आज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बड़े किसान या बड़े लोगों के पास नहीं बनेगा तब तक हमें जो ज़रूरत है जिस तरह की खेती की या जिस तरह की उपज की, उसकी पैदावार बढ़ाने की, वो उस लेवल पे नहीं हो पाती। छोटे किसान को मजबूरी से अपना खेत बटाई में देना पड़ता है या एफपीओ पे चला जाता है या किसी पे चला जाता है, बट वो खुद डायरेक्ट नहीं खेती कर पाता। तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। 2030 तक चावल का आप एक्सपोर्ट क्या देखते हैं? और अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज में कहूं, जो आपका मार्केट शेयर अमेरिका ने खींच लिया, क्या आपको लगता है कि वो आपको वापस मिल जाएगा? कम शब्दों में। पहला मेरा एक साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा छोटे बड़े किसान का फर्क। मैंने खुद स्टडी किया मध्य प्रदेश के अंदर 20-25 गांव के अंदर से जो प्रोक्योरमेंट हुई, खुद बैठा मिल के ऊपर, करीब 1.5 लाख बोरी वहाँ से खरीदी गई और फिर उसको यह कहा गया है कि अब इसको है ना EU के स्पेसिफिकेशंस में चेक कराइए। उसमें 33% माल ऐसा निकला कि जो छोटे किसान से आया था और पास था। जहाँ तक इसका सवाल है,
पैसे के डिफरेंस का सवाल है। आज भी ब्राउन राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो 24 रुपए किलो का है। हम 48 साल जिंदगी के लगा के इसी फील्ड में भारत सरकार के स्पेसिफिकेशन लाए, यूएसएफडीए लाए, फलाना लाए, डिगना लाए। अल्टीमेट एम क्या था कि किसान की आय कैसे बढ़े। अब 2 साल से तो मैं जॉब छोड़कर यही काम कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट है। दूसरी बात यह है यहाँ की मार्केट जो है ऑर्गेनिक चला रही है। आप पेस्टिसाइड कंट्रोल्ड माल नहीं बेच रहे हो हिंदुस्तान में, जो कि यूरोप में भी बेच रहे हो, अमेरिका में भी बेच रहे हो, जहाँ पर पैसा मिलता है। एक ब्रांड बनाए फॉर्चून और उस पर लिखे पेस्टिसाइड कंट्रोल, जो यूएस को भेज रहे हैं। जो रेट यहाँ पर बेच रहे हैं उसका 25% फालतू लगा के बेच सकते हैं। अब आपने कही कि 2030 तक, अब आप मेरी बात समझिए, आप बात समझिए। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जो था वो 40 लाख टन था। When I started my career, the project was handed over to me by Government of India. It was 21,000. लास्ट ईयर के अंदर जो ये एक्टिविटी 2 साल में हुई, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी एंड मध्य प्रदेश, it is 52 lakh. And this year I had projected it is 60. It will be 60. Why it will be 60? Ki people has more confidence in our product. In America, forget about Trump and company. There will not be a 1 ton drop. Great. The quality is so good, और people are willing to pay. ये बकवास करते हैं कुछ लोग कि पाकिस्तान से कंपटीशन है। पाकिस्तान के पास 27.5% लैंड है जिसमें बासमती होती है, मेरे पास 72.5 है। वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी इरिगेशन है ही नहीं। पंजाब में 1939 के अंदर अंग्रेजों ने है ना कैनाल सिस्टम दे दिया था। उसके बाद जब हरियाणा बना तो बंसी लाल ने दिया। ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर जो लैंड हमने निकाली है, कोई भी रिवर, एनी रिवर जो कि रेगुलर चलती रहती है, उसका 30 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर तक बासमती की कोई भी वैरायटी हो सकती है। राजस्थान में चंबल से हो रही है, इधर नर्मदा से हो रही है, इधर गंगा से हो रही है और जमुना से हो रही है। हर साल एकरेज बढ़ता जा रहा है। वो किस लिए बढ़ रहा है? ठीक है कि चावल की फूड हैबिट्स गेहूं से चावल में कन्वर्ट हो रही है। स्टेपल फूड जो दे रहा है ना, वो चावल दे रहा है। राइट। तो मेरे को नहीं लगता, जिस हिसाब से इंडस्ट्री आ रही है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस हिसाब से उनके जो रेगुलेशंस हैं उनको हम मीट कर रहे हैं, तो घटने का तो कोई सवाल नहीं है जी। कम से कम मेरे जीते जी तो है नहीं। ठीक है। आपको भगवान लंबी उम्र दे। यस जी, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, यू आर यंग। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर द एज इज द, दीज आर द, यू कैन से अ नंबर। फाइन। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा वीट पर्टिकुलरली, क्योंकि आपका एरिया है, आपका डोमेन है, प्राइस जो इस समय पर मिल रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हमने यूक्रेन और रशिया वॉर का जो ट्रेंड चला और उसके इनिशियल स्टेज के अंदर में प्राइसेस के अंदर में एक जंप देखा, 3,000 रुपये पर क्विंटल पर वो प्राइस गया, अभी प्राइस नीचे, अब क्या लगता है आपको, ये जब साल खत्म होगा 2025, प्राइस क्या जा सकते हैं क्या फिर से 3,000? देखिए, प्राइस 3,000 भी जाएं चाहे 3,200 जाएं, अल्टीमेटली प्राइस अगर ऊंचे नहीं होंगे ना, तो किसान को कैसे आप मॉरल आप करेंगे कि उसको गेहूं के दाम मिलेंगे? आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हर साल 125 रुपये बढ़ा देते हो। अगर बाजार में दाम नहीं ऊंचे होंगे तो फिर अगर गिर गए तो फिर वो किसानों का दाम कैसे मिलेगा? तो हमें तो उनका इंटरेस्ट देखना है, उनको मोटिवेट करना है।
अगर वो खेती नहीं करेगा, अगर वो नहीं गेहूं उगाएगा, तो फिर हम लोगों को कहाँ से आटा मिलेगा? तो अगर उसको देखते हैं, मैं ये भाई आज सोना 1 लाख चला गया, चांदी 2 लाख चली गई, लोहा वहाँ चला गया, अरे भाई ऐसा क्या कर दिया गेहूं ने? बिना जनता का उसकी काम नहीं चलता, और वहाँ पे लोग बहुत तेजी को रोते हैं, कुछ हंसते खुशते होते, आज मेरे पास तो सोना पड़ा था बढ़ गया। अरे भाई तो तुम्हारा बढ़ गया तो हमारा घटना चाहिए क्या? एक दूसरे का नुकसान थोड़ी करना है, वो भी तो बेचारे किसान ही हैं। आपके मुताबिक प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस मुझे लगता है 3000 तो टच करेगा, मगर सरकार के पास कम से कम 15 मिलियन टन या 20 मिलियन टन माल एक्स्ट्रा रखा है। अगर सरकार को लगा कि कोई एग्जॉर्बिटेंट तेजी आ गई तो वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो बाजार को एक स्टेबल रूप दिया जा सकता है, क्योंकि कमी नहीं है। तो कोई अगर होल्ड करके रख रहा है तो कितने दिन रखेगा, फिर नई क्रॉप आई जाएगी सर पे। तो बाजार 3000 जाने में कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वो दूर होना चाहिए। दिसंबर, मतलब दिवाली दिसंबर तक 3000 का भाव आना चाहिए। बहुत एक बात आपसे जो भी आपने पूछा बोर्ड की बात, तो अभी आपने बजट में देखा होगा मखाना बोर्ड की बात अभी आई है, तो हमने भी अपने गेहूं की बोर्ड की मांग सरकार के सामने रखी है कि वीट बोर्ड बनाया जाए, जैसे टी बोर्ड है वैसे ही वीट का बोर्ड भी बनाया जाए। बात ये कि जैसे रवि जी ने बात की, मेन बात है क्या, एग्रीकल्चर में प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग डाउन होना चाहिए। आज कोई चीज़ तो एकदम से ऊपर बन जाती है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, फिर भी हमारे पास जो हम लोग बनाने वाले हैं या करने वाले, हम लोगों को तेज़ी मती नहीं चाहिए। हम तो एक प्रोसेसर हैं, हमें तो एक मार्जिन चाहिए, हमारी बिजली पानी और सब निकल जानी चाहिए और कंज्यूमर पे माल पहुंच जाना चाहिए। तो तेजी मंदी हमारे लिए नहीं, बट होता क्या है कि पैदावार और सरकार का इन्फ्रेंटेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो ऐसी तलवारें लटकी रहती है ना, व्यापारी क्या करे, रख ले तो मर जाए, नहीं रखे तो मरे, क्योंकि आज बाजार देना है, नेस्ले ब्रिटानिया पार्ले सबको बिस्कुट ब्रेड बनानी है, तो हमें भी तो उनको कैटर करना है। अगर हम माल नहीं रखे अपने पास तो हम उनको कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए खाद्यान्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका एक लॉन्ग डाउन पॉलिसी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज मेज है एथेनॉल को लगा दिया तो हर आदमी भेड़ चाल में मेज में लग गया। अरे भाई तो मेज में लगा दोगे तो गेहूं कहाँ से आएगा? बिल्कुल। दालें कहाँ से आएंगी? ऑयल कहाँ से आएगा? तो एक प्लानिंग होनी है। किसान देखिए बनिया है, किसान 50 साल पुराना किसान नहीं रहा, वो स्मार्ट किसान है, वो भी तो भाई 2 पैसे लेगा तभी कमाएगा। आज मुझे 2 पैसे जिस धंधे में मिले मैं नहीं लगाऊंगा, शेयर बाजार में वो शेयर बढ़ा तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो किसान को बेवकूफ़ है क्या? वो उसको अगर गेहूं में चावल में ज़्यादा दाम मिलेंगे क्यों नहीं लगाएगा? लगाना चाहिए, व्हाई नॉट? वो भी अपने बच्चे पाल रहा है, वो कोई घर से बाहर से तो नहीं लाएगा ना रुपया कमाने। बिल्कुल। उसको अगर देखते हैं तो एक बात ये। दूसरी बात मैं और कहूँगा, आपने पूछा था शॉर्ट में, मेरा ऐसा मानना है कि उपज तो हमारे देश में है मगर सड़ रही है। 40,000 करोड़ का खाद्यान्न उत्पादन हमारा सड़ रहा है। हमारे देश में गडकरी साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, हम सबको बड़ा अच्छा लगा हाईवे बन रहे साहब, बड़ी गाड़ी तेज चली साहब, बड़ा 4 घंटे पहुँचे। रूरल एरियाज में अगर सड़क बना देना, हाँ वो खाद्यान्न सड़ेगा नहीं। परवल उत्पादन तो हुई, गाड़ी नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, सड़ गई, उसका क्या करें? लेकिन गांवों में भी सड़कें पहुंची हैं, बट अभी और पेनिट्रेशन चाहिए सर, अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जरूरत जो वर्जिन लैंड को यूज करना चाहते हो ना, ये बनाओ तो ही वो लैंड यूज में आएगी। बिल्कुल। सड़क बना दो, बाकी सरकार को कुछ नहीं करना, बिल्कुल। हर आदमी को काम चाहिए। राइट। इसी के साथ ही मैं लास्ट एक सर्वे ले रहा हूं, यस और नो, सिर्फ एक, हमें ये सेशन जो है सिर्फ 30 सेकंड में समाप्त करना है। उदार साहब आपसे शुरू करूंगा। बोर्ड की तरह क्या आपको लगता है कि हर कमोडिटी का एक सप्ताह होना चाहिए, मेज डे, मेज वीक, मखाना वीक, टर्मरिक वीक, ताकि उस हफ्ते पूरे देश भर के अंदर ऐसा एक मैसेज क्रिएट हो कि इस कमोडिटी के अंदर में कुछ वैरायटीज हैं, कुछ क्वालिटीज हैं? सिर्फ यस और नो। बिल्कुल होना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? होना चाहिए सर। ओके, यस। बट मेरा कुछ और मैसेज है कि इनकम एंड इकोलॉजी शुड बी सीन टुगेदर। यस, डेफिनेटली। हाँ, तो दैट इज द मैसेज। If both are not seen, then that income will never be sustainable. But still my question is there, yes or no? Yes. गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी होनी चाहिए पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। Yes or no? क्या यस? क्या वीक होना चाहिए, मखाना वीक? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई प्राइवेट चैनल किसी किसान को कवर नहीं करता है। ये जरूर होना चाहिए सर। सही कर
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का। मैं निवेदन करूंगा, डीके साहब हमारे बीच में आए हैं, डीके साहब आप स्टेज पर आए और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको सम्मानित करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमित, मैंने कहा इन मीनवाइल एक ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज। बस आपके तालियों की दरकार